हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एरोमेटिक एसिड्स के बारे में। ठीक है, लास्ट हमने जो देखा था वो एरोमेटिक अमाइन देखा था। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, जो अभी सेमेस्टर 3 में आ रहा है, और ये यूनिट है 2। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि एरोमेटिक एसिड किसे बोलते हैं। तो एरोमेटिक एसिड ऐसा कंपाउंड है जिसमें COOH ग्रुप अटैच होता है एरोमेटिक रिंग पे, जिसे हम बोलेंगे एरोमेटिक एसिड। मतलब कि बेंजीन रिंग पे अगर COOH ग्रुप अटैच है तो उसे हम एरोमेटिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, और उसका सिंपलेस्ट एग्जांपल है बेंजोइक एसिड, जो आप सभी को पता है। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। ठीक है, तो आपने सेमेस्टर 2 में कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी जो देखी थी ना, वैसा ही यहाँ पे सारे पॉइंट आएंगे, लेकिन ये एरोमेटिक में आ जाएगा। ठीक है, तो एरोमेटिक जो एसिड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, क्योंकि वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और बेस के साथ सॉल्ट फॉर्म करते हैं। ये बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एरोमेटिक एसिड जो होता है, ठीक है, वो एसिडिक कंपाउंड होता है क्योंकि वो प्रोटॉन को डोनेट करके बेंजोएट आयन बनाता है बाय आयोनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेंजोइक एसिड है। ठीक है, जब उसको वाटर में डाला जाता है तो वो क्या करता है, अपने प्रोटॉन को डोनेट कर देता है H2O को, और बेंजोएट आयन का फॉर्मेशन करता है। तो बेंजोइक एसिड का जब आयोनाइजेशन होता है तो उसमें से बेंजोएट आयन बनता है, क्योंकि H यहाँ से चला जाता है। ठीक है, बेंजोइक एसिड के स्ट्रक्चर में से H यहाँ पे चला जाता है, तो यहाँ पे बेंजोएट आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो बेंजोएट आयन होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो एक नेगेटिव चार्ज होता है। वो नेगेटिव चार्ज क्या करने की कोशिश करता है, स्टेबल होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, यहाँ से यहाँ मूवमेंट करेगा, जिसे हम बोलेंगे रेजोनेंस। तो आगे हम थ्योरी में यही देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बेंजोएट आयन जो होता है उसके पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। और वो क्या करता है, वो स्टेबल होने के, क्योंकि जो बेंजीन रिंग पे वो डीलोकलाइज, जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज नहीं हो पाता है, और इसीलिए वो क्या करता है, नहीं डीलोकलाइज होता है। वो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जिसे हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि बेंजोएट आयन जो होता है उसके पास एक नेगेटिव चार्ज होता है और वो स्टेबल होना चाहता है, लेकिन वो क्या करता है, वो स्टेबल होना चाहता है, लेकिन बेंजीन रिंग पे वो डीलोकलाइज नहीं हो पाता है नेगेटिव चार्ज, बिकॉज के नेगेटिव चार्ज जो होता है वो कार्बन एटम के साथ सीधा अटैच रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीधा अटैच रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो डीलोकलाइज, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कैसे डीलोकलाइज होता है, तो वो स्टेबल होने के लिए उसको डीलोकलाइजेशन करता है वो। ठीक है, जिसे हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो आप देख सकते हो ये कि जो बेंजोएट आयन बनता है उसके पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो क्या करता है, स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह पे, मतलब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पहले हमने देख लिया कि बेंजोएट आयन का स्ट्रक्चर है। तब ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब फिर से वो वही करने की कोशिश करेगा, अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, ये डबल जो बॉन्ड है वो ब्रेक होकर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस तरीके से रेजोनेंस होता रहेगा। रेजोनेंस इसीलिए होता है क्योंकि वो बेंजोएट आयन क्या करता है, स्टेबल होता है। जब रेजोनेंस होता है तब ये स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन ये आयोनाइजेशन की प्रोसेस होती है ना, उसी के बाद रेजोनेंस होता है, तो उसी के बाद ये जो बेंजोएट आयन होता है ना वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो कॉमन चीज़, एक सिंपल एग्जांपल में अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, तो जब हमने आगे देखा ना, मतलब कि यहाँ पे, ठीक है, बेंजोइक एसिड को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो अपने प्रोटॉन को H2O को देता है और बेंजोएट आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये बेंजोएट आयन बन गया, तो बेंजोएट आयन के पास एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो एक नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, स्टेबल होगा, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है बेंजीन रिंग पे डीलोकलाइज नहीं हो पाता है, इसलिए वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करता है, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चला जाता है, मतलब दूसरा एक स्ट्रक्चर बनता है। तो ये क्या हो जाता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस इसीलिए होता है क्योंकि बेंजोएट आयन को खुद को स्टेबल होना है। ठीक है, तो रेजोनेंस की प्रोसेस से वो क्या करता है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको लिखनी है और कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसी को एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन पे जाता है, क्योंकि उसको स्टेबल होना है। उस प्रोसेस को हम रेजोनेंस बोलते हैं। यहाँ पे इस तरीके से रेजोनेंस होता है। तो हमारा जो एरोमेटिक एसिड होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, लेकिन वो स्टेबल कब होता है, डिसोसिएशन होने के बाद।
मतलब बेंजोइक आयन बन जाता है उसके बाद, ठीक है। इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा और उतनी ज़्यादा एसिडिटी बढ़ेगी। जितना रेजोनेंस ज़्यादा उतना कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल और उतनी ज़्यादा एसिडिटी। तो यहाँ पे ये जो हमारा एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड है वो टॉपिक खत्म होता है। तो सारे पॉइंट आपको लिखना है। तो एक ही पॉइंट में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है और डीलोकलाइजेशन को ही हम रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। बोथ ऑक्साइड आयन थ्रू शेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ से शेयरिंग थ्रू, ये शेयरिंग कर रहे हैं ना एक नेगेटिव ऑक्सीजन से दूसरे नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये जो बनता है हमारा रेजोनेंस बनता है। तो रेजोनेंस ही है जो बेंजोइक एसिड, मतलब कि एरोमेटिक एसिड का जो एसिडिक होने का जो रीज़न है वो क्या है, रेजोनेंस। और दूसरा क्या है, क्योंकि वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है फैक्टर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो जब बेंजोइक एसिड को क्या करता है अपना प्रोटॉन डोनेट करता है, उसके बाद बेंजोइट आयन बन जाता है। तो ये बेंजोइट आयन में जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आके अटैक करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे एसिडिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और यहाँ पे जो C++ आयन है, ठीक है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये जो आयन है ना उसको डिस्टेबलाइज करता है। तो डिस्टेबलाइज होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कंपाउंड अनस्टेबल बन जाता है। तो अनस्टेबल बन जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉमन है कि एसिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब बेंजोइट आयन पे अटैक करता है तो यहाँ पे एसिडिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं कि यहाँ पे जो C++ मतलब कार्बोक्सिलेट आयन जो है उसको क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं। तो डिस्टेबलाइज करेंगे तो कंपाउंड अनस्टेबल बन जाएगा और कंपाउंड अनस्टेबल बन जाएगा तो ऑब्वियस है एसिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या आएगा, कॉमन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आप जो लिखते हैं उसका ऑपोजिट पूरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आएगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आके अटैक करता है बेंजोइट आयन पे तो यहाँ पे एसिडिटी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, जो कार्बोक्सिलेट आयन पे जो नेगेटिव चार्ज है मतलब, ठीक है, उसको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है, और कंपाउंड को ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, जब कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा तो ऑब्वियस है एसिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हैं। और यहाँ पे हमने देखना रह गया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में ये आएंगे जो एसिडिटी को कम करते हैं, ठीक है। और अब हमारा तीसरा फैक्टर आई इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैंने बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, यहाँ पे उसके बाद प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दो होती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट आएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में हमने देखा कि प्लस आई इफेक्ट मतलब कि एसिडिटी कम, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैक करता है तो माइनस आई इफेक्ट, तो क्या आएगा, एसिडिटी इंक्रीज, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है हमारा कि जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होंगे, ठीक है, एरोमेटिक एसिड पे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होंगी उतनी ही एसिडिटी बढ़ेंगी। और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो 4 पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को कम करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं। आई इफेक्ट में दोनों ही इफेक्ट आपको लिखनी है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो प्लस आई इफेक्ट शो होगी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो माइनस आई इफेक्ट होगी। तो आप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में लिखते हो वही यहाँ पे लिखना है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जो लिखते हो यही प्लस आई में लिखना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि जितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर अटैच होता है, ठीक है, तो एसिडिटी उतनी बढ़ जाती है। इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे एरोमेटिक एसिड में 2 टॉपिक हमने कवर किए। पहले देखा कि एरोमेटिक एसिड किसे बोलते हैं, उसके बाद हमने उसकी एसिडिटी देखी, उसके बाद उसके इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो एसिडिटी पे फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हमने देखे, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है।